आयुर्वेद से जुड़े थे, आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे या इलाज करते थे। उसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ। मैंने खुद आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई हैं और उसका काम किया है। वैद्य को कविराज कहते हैं। पूरा संस्कृत में आप जाइए, कविराज का मतलब ही होता है वैद्य। कविराज बड़ा शब्द था, मैं छोटा रह गया, कवि रह गया। उसका 50% आ गया मेरे कॉलेज में। लिखना तो अभी भी नहीं मानता कि लिखा है कुछ ऐसा। जब तुलसीदास जी नहीं कह सके कि मैं कवि हूँ, तो मेरे जैसे आदमी की क्या औकात है कि मैं अपने आप को कह सकूँ कि मैं कवि हूँ। ए श्री राम कॉलेज ऑफ सॉरी मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा, कॉमर्स का विद्यार्थी रहा। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। आज भी उसमें जो कट ऑफ लिस्ट गई है 98.5% गई, विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। तो सेकेंड ईयर में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 1 साल फेल हुआ। और उस 1 साल के फेल होने में मेरा सर्कल ऐसे लोगों से बना जो सुबह से शाम तक एक दूसरे का मखौल उड़ाते थे, मजाक करते थे। उस ग्रुप से मैं जुड़ा और वहाँ से मैंने हास्य के बीज मेरे पैदा हुए। वो जो आपका ग्रुप था, वो जो गैंग था आपका, उसके बारे में कुछ और बताइए। वो बस इतना मतलब नीचता की हद तक एक दूसरे को खींचते थे हम। वो जो उसे बर्दाश्त कर जाए, इतनी टॉलरेंस जिसके पास हो, वो ग्रुप में रहता था। उसमें मुश्किल से 5-6 से कभी ज़्यादा बढ़े। ये भी हो जाता था किसी को कि वो घोड़ी पर बैठा है और उसे शर्त लगा लेते इसे घोड़ी पर रुलाना है, उसके लिए स्कीम लड़ाते रहते थे और उसे रुला करके छोड़ते थे, चाहे कुछ भी कर ले वो। ऐसी कोई घटना आपको याद हो उसके दौरान? एक को कभी घोड़ी पर रुलाना है, ठीक है, अब हमने सुपारी ले ली उसकी। तो 30 जनवरी के दिन उसका ब्याह था। तो मैंने कहा भाई हम तो गांधी जी के भगत हैं, उनका आज निधन हुआ तो आज तो शादी कर रहे हैं, हमारे लिए तो ऐसा ये करके। फिर एक दोस्त ने उसे भड़का दिया, घोड़ी पर बैठा हुआ था, यार तैने सुरेंद्र से क्या शर्त लगा ली, उसने तो सारा इंतजाम कर लिया, उसने तो हर गुलाल की पुड़िया हर एक को दे रहा है, वहाँ पर जो मरने पर माथे पर लगाई जाती है, और एक लाल अंगोछा दिया जाता, पुराने टाइम में दिल्ली में दिया जाता था। बोले मुझे तो दे दिया, बाकियों का मुझे मालूम नहीं। अब ये कहानी और रोई जोर जो से अपने बाप को भी नहीं बता सके कि रो रहा। फिर उसने कहा कि मुझे बुलाओ, उसे बुलाया, बोले ये क्या कर रहा है, मैंने देख तैने क्यों शर्त लगाई कि मैं नहीं रहूँगा। अब बोले ठीक है ये 500 रुपये तू ले ले। 500 रुपये का मैंने सामान भी तो खरीदा, वो और दे 500, 1000 रुपये का सामान लिए उससे, जिसमें मैंने एक अंगूछा और एक गुलाल की पुड़िया खरीदी थी। ये तो कॉलेज जमाने की बात हुई। फिर दर्शकों तक कैसे, मंच तक कैसे मंच तो कॉलेज में था ना, हाँ, जो तो कॉलेज परफॉर्मेंस किया। हम्म, और दिल्ली के नए बांस हिंदी सलाह, वो दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन होता था जिसके गोपाल प्रसाद व्यास जी अध्यक्ष होते थे, उसकी नया बांस शाखा थी। वो हर साल कवि सम्मेलन कराती थी, हास रस का। उसमें मैं उपमंत्री था। जब मैं उपमंत्री था तब मुझे कौन मना करता, तो मुझे पढ़नी थी। तो वहाँ से शुरुआत की और मेरी वैसे हॉबी शुरुआत की थी मुझे, क्योंकि अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था। दिल्ली में फैक्ट्री थी, हरियाणा में फैक्ट्री थी, अच्छा काम था, कोई ऐसी बात तो नहीं। जिस वक्त कॉलेज में थे तो उस वक्त आपको ये लगता था कि आप हास्य के क्षेत्र में इतना नाम करेंगे और आपसे आपकी नहीं, जिंदगी में नहीं सोचा था। कॉलेज से 4-5 साल निकलने के बाद भी नहीं सोचा, मेरा मुझे ज़रूरत ही नहीं इसकी। तब कभी से पेमेंट क्या मिलता था, 21 रुपये, 51 रुपये। उस वक्त करियर के बारे में क्या सोचा था करियर तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग का काम था ही आयुर्वेदिक का, कि तो मुझे उसी में जाना है? उसी में जाना था मुझे। और मैं फादर का देखा जाए तो इकलौता ही बेटा था, तो मुझे ही संभालना था सारा। आपके समकालीन
और भी हास्य कवि लोग हुए, काका हाथरसी। काका हाथरसी बहुत सीनियर थे मेरे से। अच्छा, आपके समकालीनों में और सीनियरों में किनका नाम लेना चाहेंगे आप? मेरे से थोड़े समय पहले हुल्लड़ मुरादाबादी जी आए, शैल चतुर्वेदी जी आए, माणिक वर्मा जी थे, ओम प्रकाश आदित्य जी थे, उस समय के लोग थे। जिनके साथ आप मंच साझा करते हैं। हाँ, मंच तो फिर मैंने काका जी के साथ बहुत किया, निर्भया हाथरसी जी के, गोपाल प्रसाद व्यास जी के साथ, रमई काका, बेडब बनारसी, मतलब इतने हास्यरस के धुरंधर लोग थे, शरद जोशी। आपको कौन पसंद है इनमें से? मुझे जैसे कला, हास्य की कला का क्षेत्र जो है, हास्य में कलात्मक जो बात थी वो ओम प्रकाश आदित्य जी में थी, जिनका भी निधन हुआ एक्सीडेंट में विदेशा से यहाँ होते हुए, उनके पास थी। अल्लड़ बीकानेरी जी के पास थी, और शैल चतुर्वेदी जी के पास थी, और अभी जीवित हैं आपके माणिक वर्मा, जो भी उनका बहुत बड़ा नाम है। भोपाल में ही है वो भी। हाँ, वो बहुत बड़ा नाम है उनका। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि शरद जोशी थे, केपी सक्सेना थे, हाँ, तो एक बड़ी लंबी कतार थी जो मेरे से सीनियर भी थी, मेरे से बढ़िया भी लिखी। इस परंपरा को वर्तमान में क्या देखते हैं आपकी पीढ़ी के बाद? वो बड़ा मुश्किल है कहना, इसलिए कि अब फास्ट फूड में बिलीव करते हैं। 2-3 कविताएं होगी मंच के लायक, फिर लिखने की क्या जरूरत है, उसी से काम चल जाता है, बाकी इधर उधर कमाल लेंगे। क्योंकि अभी भी जब हास्य कवियों की बात आती है तो हमारे पास जिन नामों को आपने लिया, हमारे पास सिर्फ वही नाम, मतलब रत्नों की तरह वही दमकते हुए नाम है। क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी में जो है, हम अशोक चक्रधर साहब तक आए, तो उसके बाद जो है कुछ ऐसा रेखांकित करने लायक, अंडरलाइन करने लायक नाम नहीं है हमारे नहीं, पास। अंडरलाइन है रहे, पर लंबे समय तक उस मुकाम को नहीं हासिल। एक होता मुकाम तक पहुंचना, और उस मुकाम पर रहना, टिकना, वो बड़ा मुश्किल रहा। प्रदीप चौबे थे मध्य प्रदेश के, अभी जिनकी डेथ हुई, नीरजपुरी, अच्छा राइज कर रहे थे। अभी अरुण जेमनी है, महेंद्र सभी जो आज है, संपत सरल व्यंग में अच्छा काम कर रहा है, आ रहे हैं, पर इतने वो नहीं कि हर एक की मोनोपली है, क्योंकि कंपटीशन में इतने हैं ही नहीं लोग। पहले 10-10 कवियों की 10 टीम आप बना सकते थे, स्टार, अब एक बननी मुश्किल है। तो इसके पीछे ये रीजन तो नहीं लगता कि जो टीवी में जो लाभ प्रचलन है, इससे कोई क्या फर्क, इससे कोई फर्क पड़ा है इससे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वजह है? फर्क क्या ये, कवियों की जमात वजह जो क्या वो है, हास्य में नहीं आ एक रही? तो हमने अपने बच्चों को हिंदी पढ़ानी बंद कर दी। आज का बच्चा शेक्सपियर के बारे में जानता है, प्रेमचंद कौन था ये नहीं जानता है। आज के बच्चे को क्योंकि पेट से जुड़ गया सारा का सारा मामला, तो बच्चा हिंदी पढ़ता ही नहीं, हिंदी नहीं पढ़ेगा तो साहित्य नहीं पढ़ेगा, साहित्य नहीं पढ़ेगा तो कविता कहाँ से लिखेगा। क्योंकि एक जमाना था जब कविता कोई पेट से जुड़ी हुई थोड़ी थी, कितना पैसा में कुछ भी नहीं मिलता था। आज जो संपन्न लोग हैं, कितने हैं मुश्किल से कवि, इस देश में 10 होंगे, 15 होंगे, जब पूरे देश के अलग अलग भाषाओं में लड़ो 50 हो जाएंगे, तो 50 कोई ऐसी बड़ी तो संख्या। हालांकि फिर भी पहले 3 कविता पर एक कवि जिंदगी भर निकाल लेता था, अब एक कविता पर 3 कवि जिंदगी भर निकाल लेते हैं। जो नहीं है मंच पर उसकी पढ़ रहे, ये पता ही नहीं लगता कौन किसकी पढ़ रहा है। उन्हें मालूम है कि सुरेंद्र शर्मा को इस गांव में कभी आना नहीं, तो मेरी पढ़ देंगे। 100-200 तो ऐसे जो मेरी पढ़ रहे, कुछ माणिक का ले लिया, कुछ सैन जी का ले लिया, कुछ हुल्लड़ का ले लिया, चल रहा काम। अब वो ऑर्गेनाइजर है कवि सम्मेलन के, तो बाकी कवि भी नहीं टोकते, यार ये बुलाता तो है। सही बात है। ये तो हमारी जो भी दशा और दिशा है हास्य साहित्य का,
उसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं आपके रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये सवाल शायद मुझसे पहले भी आपसे बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा। एक बार और दोहराती हूँ कि आपकी 4 लाइनों में आपकी पत्नी आवश्यक रूप से उसमें उपस्थित रहती हैं। तो कहते हैं सुरेंद्र जी पत्नी के बहुत खिंचाई करते हैं, अब दूसरों नाराज नहीं होते वो? नहीं, दूसरों की करूँगा तो और ज़्यादा पब्लिक पीटेगी हैं। अपनी कर रहा हूँ, नाराज इसलिए नहीं होती, सारी कमाई वही लेती। जब कमाई वो खा रही है तो इसलिए वो तो चाहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बोलूँ, ताकि ज़्यादा ज़्यादा कमाई हो तो मिले, तो उससे उसको मिलता है। तो उन्हें बुरा नहीं लगता? उन्हें किस बात का बुरा लगे? वो तो बल्कि कमाई सारी लेती है, मुझे जेब खर्चा देती है, तो कैसे चलेगा? तो घरारी बुरा नहीं मानती? मानेगी कहाँ से, जब कम इनकम हो रही है जिस बात पर। इनकम हो रही है इसलिए? इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ उससे। अच्छा, वर्तमान राजनीति पर अपने खास 4 लाइनों वाली शैली में कुछ कहना चाहिए? वर्तमान राजनीति पर यही है कि एक इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और कि अभी बहुत ज़्यादा मामला गर्म है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो क्या होगा? ये दोनों बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पहली बात तो ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? हाँ, हमें क्या पेपर चाहिए? ईमानदार हजारों मिल सकते हैं। ईमानदार तो वीपी सिंह आया था, टुकड़े करके चला गया था। समाज के जो आज तक भुगत रहे, जातियों को इस तरह से, आदमी को आदमी से बांट कर चला गया। हमें चाहिए कैपेबल, और कैपेबल प्रधानमंत्री वो होता है जो लोगों का काम नहीं करे, इस देश की जनता का काम नहीं करे, इस देश की जनता से काम कराए। मुझे लगा था एक आदमी आया था संजय गांधी, आज लोग लाख कोसते रहे उस व्यक्ति को, पर उस आदमी ने जयपुर गया, उसने कहा मुझे पूरा गुलाबी शहर चाहिए 15 दिन। इतने कारीगर मिल नहीं सकते थे, जिनके मकान थे उन्होंने खुद अपने रंग पेंट किया उस पर। ये होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग अपनाई तो उसने अपनाई। आज उसकी फैमिली प्लानिंग पर चलते तो हम 85 करोड़ या 90 करोड़ होते। मुल्क को 30 करोड़ माइनस करके देखो, हमारी कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में जो सरकार की जितनी भी समस्या है, वो गरीबी बनाए रखने की समस्या है। गरीबी मिटाने की एक भी उनकी सॉल्यूशंस नहीं। जितनी भी सुविधाएं सब गरीब बनाने की, कि आपको 1 रुपए किलो चावल दे देंगे, 2 रुपए किलो आटा दे देंगे। इसका मतलब तुम गरीब बने रहो, तुम्हें सुविधा दे देंगे। तुम ऊपर उठोगे तो सुविधा छीन ली जाएगी। क्यों उठेगा ऊपर? क्यों नहीं आप सुविधा को संघर्ष से जोड़ते? सबने नपुंसकता से जोड़ दिया। एक टाइम ऐसा आ जाएगा इस देश में आदमी, इतनी एक बड़ी कौम जो है नपुंसक हो जाएगी, काम नहीं करना चाहेगी, और फिर उससे काम कर ले नहीं सकता। आप दीजिए ना किसी को सुविधा, दीजिए गरीब को अनाज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो कहिए आप फैमिली प्लानिंग अपनाओ। जब तुम अपना पेट नहीं भर सकते तो और बच्चे क्यों भूखे मरने के लिए पैदा कर रहे हो आप लोग? और ये किसी जाति और धर्म पर नहीं, हर एक पर लागू होना चाहिए।
65 से 66 साल में ये बताया जा रहा है मुल्कों की जाति गरीब होती है, जाति पिछड़ी होती है। बेसिकली आदमी गरीब होता है, आदमी पिछड़ा होता है। सोच कब बदलेंगे हम लोग? सिर्फ एक वोट के लिए तुम मुल्क को बर्बाद कर दो। कोई ये तो ऐसा हो कि जो कि किसी को संतुष्ट, न हिंदुओं को न मुसलमानों को संतुष्ट के। अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हिंदुओं को प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तो ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनेगा, तो भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मेरा मानना है कि धर्म आना चाहिए राजनीति में, पर आदमी राजनीति को, धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आना चाहिए, धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में नहीं आना चाहिए। धर्म हमको आगे बढ़ाता है, हम धर्म को भुनाने की कोशिश नहीं करें। धर्म हम इसीलिए आया मुल्क में, पूरे संसार में धर्म इसलिए आया कि हम मनुष्य बने, और यही धर्म लहू भाव आ रहा है हमारे से। तो इसका औचित्य का हमने कितना गलत इस्तेमाल किया धर्म का। अभी एक सारे बुद्धिजीवी देश के एक उस कार्टूनिस्ट के ऊपर समर्थन में खड़े हुए, जिसने एक चित्र बनाए थे। उसने क्या चित्र बनाए थे? उसने पार्लियामेंट को कमोड दिखाया था। इस देश की पार्लियामेंट में जितने बैठे हुए सब बेईमान और झूठे निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट गंदी नहीं है मेरी। वो तो पवित्र है, बैठने वाला कोई भी। मंदिर मेरा पवित्र, पुजारी हरामी होते, इससे मेरी क्या दिक्कत है? उसमें मंदिर की पवित्रता थोड़ी, मूर्ति की पवित्रता थोड़ी नष्ट होती है। आप कैसे दिखा सकते हो हमारे पार्लियामेंट को कमोड? और सारे बुद्धिजीवी उसके साथ खड़े हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि कितना बड़ा अपमान कर रहे। राष्ट्र का मंदिर है हमारा वो। आज किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे के बारे में अगर इस तरह से दिखा दें, पूरे देश के अंदर क्या नाम बलवा मच जाएगा, दंगे फैल जाएंगे। लेकिन मुल्क में एक आवाज नहीं उठी कि हमारा लोकतंत्र का मंदिर है जिसने इस मुल्क को बचा रखा आज भी। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनसे मैं कहना चाहता हूँ, हालत ये हो गई है कि इस आपके सारे प्रचार से नेता बदनाम हो वहां तक तो ठीक है, पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कलेप्स हो जाए इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। कहीं ये नहीं सोचने लग जाए कि लोग कि चलो इस देश में तानाशाही आ जाए या इस देश में आर्मी का रूल आ जाए। हमने देखा जिन देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम कलेप्स है या खराब है, ये भावना पैदा होती जा रही है, तो इससे बचना होगा। नेताओं तक तो बात ठीक है हमारी। बहुत कुछ कह दिया, बहुत सारे संदेश दिए आपने, बहुत सारे सार्थक संदेश दिए आपने, और जितनी भी बातें अभी आपने कही हैं वो चिंतन के लिए मजबूर करती हुई सी हैं। इसमें से एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसको कि नज़रअंदाज करके आगे बढ़ा जा सके। अब फिर से लौटते हैं आपके हास्य की तरफ कि क्या जो हमारी वर्तमान नस्ल है उसमें हास्य बोध का तिरोभाव हो गया है, खत्म हो गया है? हाँ नहीं, हम में हो गया, हर एक में हो गया। हम हंसना भूल चुके हैं। हंसना इसलिए भूल चुके हैं, पहले हम अपने सुख से सुखी रहते थे, अब हम दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं, इसलिए हास्य मर गया। पहले मेरा हास्य ये था, मेरे पास एक गाड़ी है। आज मेरा दुख ये है कि मेरे पड़ोसी के छोड़ो, मेरे सगे भाई के पास 2 गाड़ी है, उसने मेरा हास्य मारा है। वरना आज की तारीख में हम बेहतर पोजीशन में। 25 साल पहले ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास एसी कमरे में था, ना मेरे ऑफिस के अंदर था। सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध है। 5 रुपये किलो का घी, देसी घी मिलता था, पर 5 रुपये नहीं थे मेरे पास। आज 250-300 रुपये किलो का देसी घी मिलता है, लेकिन आराम से मैं खरीदने की स्थिति में हूँ। तो दुख किस बात का? दुख ये कि पहले मैं नीचे देखकर चलता था, मैं ऊपर देखकर चलता। उसने हाथ से उठाया। अब एक आखिरी सवाल, सुरेंद्र शर्मा दूसरों को हंसाते हैं, कोई ऐसा मौका जब शर्मा जी को हंसी आई हो? आई। अभी जब हमारा रॉकेट गया
ऊपर कौन सा इंसेट छोड़ा था और सफलतापूर्वक उसने वहाँ पर कामयाबी हासिल की, तो मुझे हंसी आई। मुल्क की उपलब्धि में पर हंसता हूँ। हास्य के लिए ये तो मुस्कुराना हुआ, ये तो हंसना हुआ, ये खुशी की बात है जिस पर कि आप हंसे। लेकिन जो हास्य आप सर्व करते हैं दर्शकों को और उस पर लोग ठहाके लगाते हैं, क्या कोई ऐसा मौका, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बात आपने सुनी और आप खिलखिलाकर कल ही हंसे? हंसा मैं खिलखिला, जब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं मैके जा रही हूँ, खूब खिलखिला कर हंसा था। इसमें हंसने की कौन सी क्यों? बात? एक तनाव कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो इसमें हंसने की क्यों नहीं बात? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।